हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। राकेश सर की टीम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन आज राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे। आपने जैसा देखा होगा, हमारे पहले के सर ने सभी यूट्यूब चैनल में कल्चर पढ़ाया है, लाइब्रेरी साइंस की क्लासें लगी हुई है और मैं पढ़ाऊंगा आपको राजस्थान की हिस्ट्री। राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे और एक एक वर्ड को देखेंगे, एक एक कहानी सुनेंगे, एक एक चीज को जानेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखिए, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, वो मारवाड़ से शुरू करेंगे। जैसा कि राकेश सर ने पूर्व में पहले वीडियो डाले थे, वो मेवाड़ के थे, तो वो अधूरे हैं, उसको पूरा करेंगे। लेकिन अपन पहले मारवाड़ से शुरू करते हैं। तो देखिए, आप मारवाड़ से पढ़ेंगे। मारवाड़ के राठौर वंश। क्या वंश? राठौर वंश। देखिए दोस्तों, ये मारवाड़, राठौर वंश। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं। राठौर वंश पढ़ने से पहले अपन मारवाड़ के बारे में जानेंगे कि मारवाड़ क्या है, कौन सा क्षेत्र आता है, प्राचीन नाम क्या थे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि मारवाड़ क्या है, मारवाड़ के क्षेत्र क्या है, कौन सा संभाग इसमें आता है। ये कुछ छोटी मोटी चीजें वो देख लो आप। ठीक है, देखो, मारवाड़ के प्राचीन नाम की बात करूं तो प्राचीन काल में पहले इसको प्राचीन नाम, दोस्तों प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? मरु। मरु से बना हुआ था, तो मरु क्षेत्र बोल सकते हो आप, मरु भूमि बोल सकते हो, मरु कांतार, और मरुवाड़। ठीक है दोस्तों, प्राचीन नाम क्या हो जाएंगे? मरु कांतार, मरुभूमि, मरुवाड़। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करें वर्तमान क्षेत्र की। तो मैं आपको एक मैप के आधार पर बता देता हूं कि मारवाड़ में क्षेत्र कौन कौन से आते थे। तो अपन छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मारवाड़ में और कौन कौन से क्षेत्र आते थे। ठीक है, देखते हैं इधर। थोड़ा इधर साइड में बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये अपना क्या है दोस्तों? राजस्थान। क्या है दोस्तों? राजस्थान। मध्य अरावली पर्वतमाला निकली हुई है यहां से। तो इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिमी। ये उत्तर और ये पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो अरावली पर्वतमाला के जो ऊपर का जो क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि अपन पर्टिकुलर बात करें तो वो क्षेत्र जो होगा वो जोधपुर संभाग का होगा। कौन सा होगा दोस्तों? जोधपुर संभाग होगा, और यही अपना मारवाड़ होता है। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, 61.11 का क्षेत्र होता है उत्तर पश्चिमी का, जिसमें मारवाड़ में सभी प्रकार के आपने देखा होगा नाली क्षेत्र पाया जाता है, शुष्क मरुस्थल पाया जाता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल पाया जाता है, सभी प्रकार की खेती भी होती है यहाँ पे। तो आप जो ये क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी का, यही क्या करता है? मारवाड़ क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसमें वर्तमान जो क्षेत्र आएंगे वो कौन से आएंगे? वर्तमान क्षेत्र यानी प्रशासनिक क्षेत्र। प्रशासनिक क्षेत्र कौन कौन से आएंगे? जोधपुर आएगा, पाली आएगा, नागौर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा। नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, पाली हो गया, बाड़मेर हो गया। इसके बाद किशनगढ़ हो जाएगा, आदि। आदि के आसपास का क्षेत्र। आसपास का क्षेत्र। तो दोस्तों ये इसके क्षेत्र हो जाएंगे। नागौर हो जाएगा, पाली हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, किशनगढ़ हो जाएगा। इसके बाद में बात करूं कि मारवाड़ में पहले किसका शासन हुआ करता था। जब राठौड़ वंश यहाँ पे आए, उससे पहले भी किसी किसी का शासक रहा होगा। तो मैं आपको बताऊं, मारवाड़ में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा था। तो प्रारंभ से यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा था। उसके बाद
उसके बाद जो है वो राठौड़ थे और राजस्थान के निर्माण तक यहाँ पर राठौरों ने अपना आधिपत्य जमाए रखा, अपना शासन जमाए रखा। तो प्रारंभ में यहाँ कौन था? प्रारंभ में कौन था यहाँ पे दोस्तों? प्रारंभ में थे यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। तत्पश्चात तत्पश्चात दोस्तों यहाँ पे तत्पश्चात राठौर का शासन रहा, राठौर वंश का शासन रहा, राठौर वंश का शासन रहा। राजस्थान के निर्माण तक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कितनी चीजें पता चली हो इसमें? हमने सिर्फ अभी बात करी है केवल मारवाड़ की, मारवाड़ का प्राचीन नाम, मारवाड़ के प्रशासनिक क्षेत्र जो मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उनके आसपास के क्षेत्र, और प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा, उसके बाद यहाँ पर शासन रहा राठौर वंश का। ठीक है दोस्तों। तो आपको याद क्या रखना है? आपको प्राचीन नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है प्राचीन नाम, और आपको क्षेत्र याद रखने हैं कि मारवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है राठौर वंश जो कि मारवाड़ में है। आप इसको लिख लीजिए पहले ताकि अपन इसको मिटा देंगे, या स्क्रीनशॉट ले ले, आप साथ ही साथ चल रहे होंगे जरूर। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ के बाद अपन बात करेंगे राठौर की। किसकी बात करेंगे? राठौर। देखिए दोस्तों, सॉरी, तो दोस्तों राठौर वंश में अपन बात करेंगे कि राठौर वंश कहाँ कैसे राजस्थान में आया, इसकी उत्पत्ति याद करेंगे अपन, उत्पत्ति की बात करेंगे कैसे आया। पहले मैं आपको एक छोटा सा मतलब बताता हूँ कि राठौर वंश का मतलब क्या होता है। राठौर वंश राजपूत जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। राठौर जो वर्ड है, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। राजपूत जाति के लिए उपयुक्त होता है। जो संस्कृत के राष्ट्रकूट शब्द से है। ठीक है दोस्तों, राठौर शब्द राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त किया जाता है और जो संस्कृत के राष्ट्रकूट शब्द से लिया गया है, ये होता है राठौर का मतलब। इसके बाद अपन बात करेंगे राठौर की उत्पत्ति की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? उत्पत्ति की, कि राठौर वंश कैसे राजस्थान में आए, कहाँ के वंशज थे, इतिहासकारों ने क्या क्या कहा, राठौर वंश के बारे में क्या क्या तथ्य निकल के आए सामने, वो सब की बातें करेंगे अपन। देखो, तो राठौर वंश की उत्पत्ति उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे राठौर महाकाव्य के अनुसार। राठौर महाकाव्य के अनुसार राठौर महाकाव्य के अनुसार राठौर कौन थे? शिव के शीश पर स्थित
चंद्राकार, चंद्राकार थे, अर्थात चंद्रवंशी थे। कौन थे दोस्तों? राठौड़ महाकाव्य के अनुसार शिव के शीश पर स्थित चंद्राकार थे, यानी कि चंद्रवंशीय थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करेंगे राज रत्नाकार के अनुसार। राज रत्नाकार के अनुसार पहले अपन ने बात करी राठौड़ महाकाव्य के अनुसार, इसके बाद अपन बात करेंगे राज रत्नाकार के अनुसार। राज रत्नाकार के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान थे। हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है, कि संतान बताया गया है। राठौड़ महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों को किसकी संतान बताया? चंद्रवंशी बताया गया है। राज रत्नाकार के अनुसार राठौड़ों को क्या बताया गया है? हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। इसी प्रकार और भी है। दयाल दास विख्यात, दयाल दास विख्यात के अनुसार राठौड़, दयाल दास विख्यात के अनुसार राठौड़ सूर्यवंशी थे। कौन थे? सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी तथा ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। ब्राह्मणों की संतान बताया गया है, संतान बताया गया है। दोस्तों राठौड़ वंश में बड़ी समस्या है यहां पर उत्पत्ति को लेके। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि राठौड़ महाकाव्य में अनुसार ये चंद्रवंशी थे, रत्नाकार के अनुसार ये हिरण्यकश्यप की संतान थे, और दयाल दास विख्यात के अनुसार ये सूर्यवंशी और ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। लेकिन ये राठौड़ आए कहां से थे, इनका निवास कहां से था, इनके वंश कहां से थे, इस बात को लेके बहुत ही विवादास्पद कहानी है इसमें। तो आप पहले इसको ऐसा करो, यहां तक लिख लीजिए, साथ के साथ लिख रहे हुए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ताकि मैं उसको आप बाद में बताऊंगा कि उसके बाद जो मोहम्मद नैन्सी था उसमें क्या क्या कहा, कहां से आए थे। अलग अलग इतिहासकार बताते हैं कहां से आए थे। आप देख लो, पहले एक बार इसको लिख लो। दोस्तों जो अब बताऊंगा मैं आपको, इसमें आपको मोहम्मद नैन्सी के अनुसार बताएंगे और डॉक्टर होल्डी के अनुसार बताएंगे। मोहम्मद नैन्सी कौन थे? मोहम्मद नैन्सी राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार में से एक थे। पता होगा आपको मोहम्मद नैन्सी के बारे में। मोहम्मद नैन्सी राजस्थान के इतिहासकार थे, जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। कौन थे? जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने अपनी दो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे, नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। आपको पता होगा नैनसिरी ख्यात, जब मेवाड़ पढ़ा होगा आपको बताया होगा, आपने मेवाड़ में पढ़ा होगा कि नैनसिरी ख्यात को, सॉरी मारवाड़ में पढ़ेंगे अपन कि नैनसिरी ख्यात को क्या मारवाड़ का गजेटियर कहा गया है और राजस्थान का गजेटियर कहा गया है। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नैन्सी को क्या बताया गया? अबुल फजल बताया गया है। राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मोहम्मद नैन्सी को। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी जो मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ, जब अपन जसवंत सिंह पढ़ेंगे तब भी वहां मोहम्मद नैन्सी को पढ़ा जाएगा कि मोहम्मद नैन्सी कौन था, वहां डिटेल में बताएंगे। अभी इतनी सी बात है जो मैंने आपको बता दी। देखो, राठौड़ वंश को लेके दो मत थे। राठौड़ वंश को लेके राठौड़ वंश, इनके अनुसार दो मत थे। कितने मत थे? दो मत।
कोई कहता था ये बंदायूं से आए थे, कोई कहता था ये कन्नौज से आए थे। तो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा इसमें कि किस किसने कहा कि बंदायूं से कौन आया था और कन्नौज से कौन आया था, और अपन जो पढ़ेंगे वो किसके वंश पढ़ेंगे, ठीक है। दो मत थे। पहला मत डॉक्टर हॉर्नली के अनुसार, डॉक्टर हार्नली बोलो हॉर्नली बोलो एक ही बात है। डॉक्टर हॉर्नली के अनुसार डॉक्टर हॉर्नली के अनुसार राठौड़ बंदायूं के वंशज थे। कहां के? बंदायूं के वंशज थे या बंदायूं की शाखा थे, बंदायूं की शाखा थे। ठीक है दोस्तों। और इनके मत का जो समर्थन करते हैं अपने राजस्थान के इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। कौन करते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। इनके मत का समर्थन कौन करता है? मत का समर्थन डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। ठीक है दोस्तों। तो अगर एग्जाम में यह आ जाए कि डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार राठौड़ किसके वंश थे, तो बंदायूं आंसर होगा। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार और डॉक्टर होल्डी के अनुसार, दोनों के अनुसार बंदायूं से आए थे कौन? राठौड़। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो है मोहनोत नैणसी के अनुसार। मोहनोत नैणसी राजस्थान का प्रसिद्ध इतिहासकार था। मोहनोत नैणसी के अनुसार राठौड़ कन्नौज की शाखा है। कहां से आए थे दोस्तों? कन्नौज से आए थे। बंदायूं से कौन आए थे? राठौड़। किसके अनुसार? डॉक्टर होल्डी के अनुसार और गौरीशंकर ओझा के अनुसार। और जो कन्नौज से राठौड़ आए थे वो किसके अनुसार? मोहनोत नैणसी के अनुसार। और इनके मत का समर्थन कौन करता है? दोस्तों इनके मत का समर्थन करते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड और पृथ्वीराज रासो में भी इनका समर्थन होता है। ठीक है दोस्तों। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भी राठौड़ कौन थे? कन्नौज के निवासी थे। पृथ्वीराज रासो में भी क्या गया है? कन्नौज के निवासी बताया गया है। तो एग्जाम में अगर कर्नल जेम्स टोड है या मोहनोत नैणसी है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दोनों का आंसर क्या होगा? कन्नौज होगा। और यहाँ पे गौरीशंकर ओझा और डॉक्टर होल्डी के अनुसार बंदायूं की शाखा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। एक एक चीज बोली है मैंने। जो समर्थन होता है वही अनुसार भी होता है। समर्थन का मतलब क्या होता है? यानी कि इसकी बात को एक्सेप्ट करा है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब देखो जो हम पढ़ेंगे राठौड़ वंश कि राठौड़ वंश जो आए थे राजस्थान में, तो वो कन्नौज से आए थे या बंदायूं से, माना किसके अनुसार था? तो मोहनोत नैणसी के अनुसार माना था। इसमें आप छोटी सी स्टोरी है तो आप सुनिए पहले। इसमें क्या हुआ था? आपने जयचंद गढ़वाल का नाम सुना होगा। जयचंद गढ़वाल, ये वही गढ़वाल है जिसकी पुत्री संयोगिता का विवाह किससे हुआ था? पृथ्वीराज चौहान से। किससे हुआ था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान से। जब पृथ्वीराज चौहान से ये शादी हो गई थी इनकी, तो जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान दोनों के मध्य दुश्मनी हो गई थी। 1194 में, 1191 और 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था और मोहम्मद गोरी भारत आ गया था। और मोहम्मद गोरी के आगमन के बाद 1194 में बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? चंदावर का युद्ध। तो चंदावर के युद्ध में किसके मध्य हुआ था दोस्तों? चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी वर्सेज जयचंद गढ़वाल के मध्य। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी मैं आपको युद्ध बताऊंगा, आपको युद्ध लिखूंगा, तो जो पहले लिखूंगा वो विजेता रहेगा, जो बाद में लिखूंगा
वो पराजय होगा, यानी कि जो हारेगा वो मैं बाद में लिखूंगा और जो विजेता रहेगा वो पहले लिखूंगा। तो आप इसमें कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि विजेता नहीं लिखा, तो आप बिना बताए समझ जाना कि जो पहले लिखा है वो विजेता है। तो मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद गढ़वाल के मध्य 1194 में युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद गढ़वाल को पराजित किया था, मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद जयचंद गढ़वाल का पुत्र था, क्या नाम था, हरिश्चंद्र। जयचंद गढ़वाल का पुत्र था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र वहां से भाग गया था, थोड़े टाइम के लिए उसने वहां पर राज किया था, लेकिन जो मोहम्मद गोरी था, इल्तुतमिश ने वहां पर आक्रमण किया था, फिर वहां से हरिश्चंद्र को भगा दिया था। हरिश्चंद्र भाग के बंदायू आ गया था। जो बंदायू बताया गया है वो डॉक्टर होलवी ने इसी के अनुसार बताया गया है। तो बंदाई से आने के बाद हरिश्चंद्र का जो पुत्र था श्वेतराम, श्वेतराम का पुत्र था कौन, राव सिंह। राव सिंह वो वही है जिसको राठौर संस्थापक बताया गया है, यानी राठौर वंश का अगर संस्थापक है तो कौन है वो दोस्तों, राव सिंह है। तो राव सिंह कन्नौज आ गया था, किसका पुत्र था, ये श्वेतराम का पुत्र था। इसीलिए मोहम्मद नेमसी और कर्नल जेम्स फोर्ड के अनुसार कन्नौज के निवासी बताया गया है किसको, राव सिंह को। और राव सिंह वंशज है किसका, जयचंद गढ़वाल। ठीक है दोस्तों, ये कहानी आपको समझ में आएगी। मोहम्मद गोरी और इनके मध्य जो युद्ध हुआ था, कौन कहां से भाग के आ गया था, कन्नौज आ गया था कौन, राव सिंह। और राव सिंह को ही संस्थापक बताया गया है राठौर वंश का मोहम्मद नेमसी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आप इसको पहले लिख लीजिए ताकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि राव सिंह ने कहां से आए थे, कैसे आए थे, लिख लीजिए आप। राव सिंह, एक जरूरी बात दोस्तों, राव आपने मेवाड़ में पढ़ा होगा, वहां के राजाओं के आगे लगता है राणा महाराणा। और अपन जो राठौड़ पढ़ेंगे, राठौड़ में 3 शाखाएं पढ़ेंगे अपन, बीकानेर के राठौड़, जोधपुर के राठौड़ और किशनगढ़ के राठौड़। इन तीनों राठौड़ों में जो राजा रहेंगे उनके आगे राव लगेगा। और जो मेवाड़ में राजा पड़े थे उनके आगे क्या लगा था, राणा या महाराणा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राव शब्द किस कहां पे लिया जाता है, किस वंश के लिए, और राणा किस शब्द के लिए यूज जाता है। ठीक है, राव सिंह, राव सिंह ने प्रथम आदि पुरुष, सॉरी, प्रथम संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक राठौड़ वंश का, राठौड़ वंश का प्रथम संस्थापक कहा जाता है राठौड़ वंश का, यानी कि प्रथम मूल पुरुष, प्रथम मूल पुरुष कौन है राठौड़ वंश का, राव सिंह। स्थापना कब करी थी इसने, स्थापना स्थापना की थी इसने 1244 के लमसम, एग्जैक्ट पता नहीं है, कहीं लिखा नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन लमसम 13वीं सदी में 1244 ईस्वी में पाली के आसपास के क्षेत्र में की थी। पाली के आसपास के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में राठौड़ वंश की स्थापना की थी, स्थापना की। आया कुछ समझ में दोस्तों, यहां तक आना चाहिए। प्रथम संस्थापक राठौड़ वंश का कौन है, राव सिंह। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, राठौड़ वंश के प्रथम संस्थापक कौन है, राव सिंह। प्रथम मूल पुरुष कौन है, राव सिंह। स्थापना 1244 में, डेट नहीं पूछेगा आपसे, फिर भी मैंने बता दी। 13वीं शताब्दी में पाली के आसपास के क्षेत्र में राठौड़ वंश की नींव रखी थी, स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। हुआ क्या था कि राव सिन्हा कन्नौज से निकल कर आ गया था। कन्नौज से निकलता हुआ जब ये आया था वहां से, तो इसके पास कुछ भी नहीं था, यानी कि ये एक साम्राज्य, एक जगह का निर्माण करना चाह रहा था, एक जगह रुकने के लिए, ताकि मैं अपने साम्राज्य को स्थापित कर सकूं, मैं अपना वंश बढ़ा सकूं। तो ये अपनी यात्रा पे निकला हुआ था।
तो इसने देखा कि अपनी यात्रा पे जाते टाइम ये पाली के आसपास के क्षेत्र में पहुंचा। वहां पहुंचने पर इसको पता चलता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा ब्राह्मणों और गायों की हत्या हो रही थी। तो वहां के लोगों को, वहां की जनता की रक्षा के लिए इसने कई बार वहां पर युद्ध किया। लाखा नाम का डाकू था, एक लाखा नाम का, पाली के आसपास के क्षेत्र को वो कवर करता था। तो उससे युद्ध किया था इसने राव सिंह ने। तो राव सिंह ने उससे आजादी दिलाई थी वहां की जनता की। वहां की जनता लोगों ने प्रयास होकर इसको रहने के लिए जगह दी थी। तो ये राव सिन्हा जो है वो पाली के आसपास के क्षेत्र में रहने लग गया। वहां रहने के बाद बार बार आक्रमणकारियों का वहां पर लड़ाई होनी, युद्ध होना, और राव सिन्हा का बचाना बार बार, और जनता के प्रति अपनी सहानुभूति और ज्यादा कठोर बना लेना। राव सिन्हा ने यहाँ से रहने के लिए अपनी जगह पाली के आसपास के क्षेत्र को कवर कर लिया और ये एक जगह का निर्माण कर दिया। ठीक है दोस्तों। और इसने राजधानी बनाई थी अपनी, राजधानी खेड़ा। इसकी पत्नी का नाम था पार्वती सोलंकी। पार्वती सोलंकी। राव सिन्हा की मृत्यु हुई थी, राव सिन्हा की मृत्यु कब हुई थी? 1273 ईस्वी में। कौन से गांव में हुई थी? बीटू गांव में। बीटू गांव, बीटू गांव में इसकी मृत्यु हुई थी, जो कि पाली के ही शिलालेख है, बीटू शिलालेख में उसके द्वारा पता चलती है कि 1273 ईस्वी में राव सिन्हा की मृत्यु हुई थी। इसी शिलालेख से पता चलता है कि पार्वती सोलंकी किसकी पत्नी थी? राव सिन्हा की पत्नी थी। ये पाली के आसपास क्षेत्र की सोलंकी सरदारों की लड़की थी, जिनकी राव सिन्हा की वीरता को देखते हुए सोलंकी परिवार ने पार्वती का विवाह किससे करवा दिया था? राव सिंह से करवा दिया था। और राव सिंह युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे 1273 में। उसके बाद पार्वती सोलंकी भी सती हो गई थी। ये इस राठौड़ वंश की, राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता। तो दोस्तों, राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता, नागणेची माता का जो मंदिर है ना, उसका निर्माण किया था राव दुहड़ ने। किसने किया था? राव दुहड़ ने। तो राव सिंह का पुत्र था आस्थन। राव सिंह का पुत्र था, इसका पुत्र था आस्थन। आस्थन ने क्या करा? इस पाली के आसपास को क्षेत्र को छोड़ के वो कहीं और जगह चला गया। इसके बाद जो संस्थापक रहा था राठौड़ वंश का, वो था राव दुहड़। राव दुहड़ कौन रहा था? राव दुहड़। इसने नागणेची माता मंदिर का निर्माण करवाया था। और नागणेची माता कौन है? राठौड़ वंश की कुल देवी है। तो इसने क्या करा था? राव दुहड़ ने नागणेची माता मंदिर का निर्माण कराया था। नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। निर्माण कराया था। कहां पे करवाया था? स्थान नागाड़ा, बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, नागाड़ा, बाड़मेर। राव दुहड़ ने नागणेची माता का मंदिर का निर्माण कराया था। स्थान था नागाड़ा। इस मूर्ति किसकी बनी हुई थी दोस्तों? ये काष्ठ की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? काष्ठ की। और इसे क्या कहा जाता है? 18 हाथों की, 18 हाथों की माता। इतिहास में दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट राजा होते हैं ना, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखोगे, कहीं भी बुक में देखोगे, ऑथेंटिक बुक में भी देखोगे आपको, तो राव दुहड़ का नाम बहुत कम आता है। राव सिंह के बाद डायरेक्ट आपको जो पढ़ाया जाता है वो है राव चूड़ा। लेकिन दुहड़ का नाम इस वजह से आता है क्योंकि राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणेची माता। और नागणेची माता का जो निर्माण करवाया था वो राव दुहड़ ने करवाया था। नागणेची माता का मंदिर का है नागड़ा, बाड़मेर में है। मूर्ति किसकी बनी हुई है? काष्ठ की बनी हुई है। और इसे क्या कहा जाता है? 18 हाथों की माता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको आपको राव दुहड़ बता दिया। एक बार आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन। लिख लिया होगा दोस्तों आपने, रब कर देता हूं उसको। तो राव सीवा के बारे में आपने देखा, इधर राव दुहड़ के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो आता है वो है राव चूड़ा। कौन आएगा दोस्तों? राव चूड़ा। देखिए दोस्तों, राव चूड़ा, राव चूड़ा। राव चूड़ा जो है वो वीरम देव का पुत्र था। किसका पुत्र था? वीरम देव का पुत्र था। राठौर वंश के संस्थापक का, राठौर वंश के आगामी जो संस्थापक है उसका राव चूड़ा से बहुत बड़ा योगदान है। कैसे है? राठौर वंश, राव सिंह को संस्थापक माना है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना गया है वो किसको माना गया है? राव चूड़ा को। संस्थापक में और वास्तविक संस्थापक में अंतर होता है, मैं आपको बताऊंगा। राव चूड़ा को क्या माना गया है? वास्तविक संस्थापक। क्या माना गया है? वास्तविक संस्थापक। ठीक है दोस्तों, किसका पुत्र था? वीरम देव का पुत्र था। वीरम देव का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब देखो, वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में अंतर। संस्थापक वो होता है जो नींव रखता है, यानी कि जो किसी चीज की स्थापना करता है, और वास्तविक संस्थापक वो होता है जो उनकी दिए गए, यानी कि उनके कार्यों का खंडन नहीं, विकास करता है, प्रचार प्रसार करता है। तो वो क्या कहलाता है? वास्तविक संस्थापक। संस्थापक तो वो होता है जो नींव रखता है, और वास्तविक संस्थापक वो होता है जो अपने वंश को आगे बढ़ाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बखान करता रहता है अपने कार्यों का, और वो क्या कहलाता है? वास्तविक संस्थापक कहलाता है उसको। तो राव चूड़ा को वास्तविक संस्थापक, एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि संस्थापक कौन है राठौर वंश का, तो आंसर क्या आएगा? राव सिंह। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा? राव चूड़ा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहां तक? इसके बाद जो आएगा वो आएगा कि राव चूड़ा, राव चूड़ा को, या राव चूड़ा ने राव चूड़ा ने सीमांत व्यवस्था, सीमांत सीमांत व्यवस्था तथा जागीरी व्यवस्था प्रारंभ की थी। राव चूड़ा ने सीमांत व्यवस्था और जागीरी व्यवस्था प्रारंभ की थी। सर्वप्रथम अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि सीमांत व्यवस्था की स्थापना किसने करी थी? राव चूड़ा ने। और जागीरी व्यवस्था की प्रारंभ किया था राव चूड़ा ने। तो ये बातें हैं जो आपको क्लियर याद रखनी है। इसमें एक कंफ्यूज रहेगा, एक क्वेश्चन आएगा जब अपन राव जोधा पढ़ेंगे। राव जोधा में भी लिखा रहता है, बहुत बार बताया गया है राव जोधा में, कि उसको भी सीमांत व्यवस्था जो प्रारंभ की थी वो राव जोधा है या फिर राव चूड़ा है। कंफ्यूज होता है कि दोनों में से आंसर कौन सा सही है। तो मैं आपको दोस्तों बताऊं, राव चूड़ा ने प्रारंभ कर दिया था सीमांत व्यवस्था को, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना सीमांत व्यवस्था को, कि उसने आगे बढ़ाया था। इनके बाद राजाओं में टूट गई थी सीमांत व्यवस्था, और जो आगे बढ़ाया, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही अंतिम राजा तक, तो वो वास्तविक संस्थापक आएगा तो वो राव जोधा है। जब राव जोधा पढ़ेंगे तब मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि सीमांत व्यवस्था राव जोधा के समय ज्यादा क्यों है, और सीमांत व्यवस्था का प्रारंभ किसके समय हो गया था? राव चूड़ा के। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है सीमांत व्यवस्था का? तो वो आएगा राव जोधा। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी थी चांद कंवर, चांद कंवर। ठीक है दोस्तों, पत्नी का नाम था चांद कंवर। वास्तविक संस्थापक हो गया वीरम देव का पुत्र था। सीमांत व्यवस्था, जागीर व्यवस्था, सीमांत व्यवस्था और जागीर व्यवस्था प्रारंभ की थी, पत्नी थी चांद कंवर। राजधानी बनाई थी इसने, राजधानी बनाई थी मंडोर। कौन सी बनाई थी राजधानी? मंडोर। देखो दोस्तों, मंडोर राजधानी कैसे बनी, मैं आपको इसमें कुछ कहानी इसको बताता हूं। मैं आपको, हुआ क्या था कि
राव चूड़ा की पत्नी थी चांद कंवर। थोड़ा आगे जाएंगे ना अपन, तो मंडोर में क्या हुआ था, मंडोर का शासक था इंदा। इंदा प्रतिहार, प्रतिहारों का अंतिम शासक था इंदा। वहां पर अरबी मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया था। किसने आक्रमण कर दिया था? अरबी मुसलमानों ने। तो उस आक्रमण से परेशान होकर वो पराजित हो गया था और वहां से भाग गया था कौन? इंदा। इंदा भागकर कहीं जगह छुप गया था और क्या हुआ कि वहां पर आक्रमणकारियों ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। अब इंदा जब भटकता हुआ तलाशता हुआ आता है कि ऐसा कौन सा वीर शासक था जो मुझे वापस मंडोर दिला सके, तो ये आसपास के मारवाड़ के आसपास के क्षेत्र में पूछता हुआ आता है सबसे। जब कहीं घूमेगा, आसपास जाएगा, इधर उधर इलाकों में देखेगा, तो राव चूड़ा का नाम जो है वो सबके दिमाग में आ रहा था, बार बार फेमस था। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बहादुर और वीर पुरुष था ना, तो वो राव चूड़ा था। प्रथम वीर पुरुष माना जाता है राठौड़ वंश का राव चूड़ा को। तो राव चूड़ा की ख्याति प्रसिद्ध हो रही थी और ये पता चल जाता है इंदा को। इंदा कैसे भी करके इसके पास पहुंचता है और इसको बताता है कि मेरे साथ ये हो गया और मंडोर मुझसे छीन लिया गया है, तो आप मेरी सहायता कीजिए और मंडोर को मुझे दिलाइए वापस। तो राव चूड़ा के लिए भी इतना अच्छा मौका नहीं मिलता कभी कि राव चूड़ा इसको भी तलाश थे, क्योंकि इसके पास राजधानी थी, बाद में बनी थी, लेकिन इसके पास कोई किला नहीं था, कोई क्षेत्र नहीं था रहने के लिए। बस एक छोटा सा आसपास का क्षेत्र था, पाली के आसपास का क्षेत्र था इसके पास, आ गया था। लेकिन इसको एक जगह चाहिए थी, तो ऐसा मौका ये भी नहीं जाना देना चाह था। तो इसने क्या करा, इसकी सहायता की, इंदा की सहायता करी और वहां से अरबी मुसलमानों को पराजित किया और मंडोर को अपने अधीन ले लिया। और मंडोर को लेने के बाद इंदा को वापस दे दिया। क्या दे दिया? मंडोर वापस दे दिया। लेने के बाद इंदा को वापस मंडोर दे दिया राव चूड़ा ने। अब इसकी वीरता से प्रसन्न होकर इंदा ने अपनी पुत्री का विवाह, मंडोर पुत्री का चांद कंवर का विवाह किससे करवा देता है? राव चूड़ा से करवा देता है। और राव चूड़ा से विवाह करवाने के बाद चांद कंवर को, इसका राव चूड़ा से विवाह होने के बाद इंदा क्या करता है? मंडोर को दहेज में दे देता है। किसको? राव चूड़ा को। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, राव चूड़ा को मंडोर दहेज में मिलता है। दहेज में मिलता है। तो दोस्तों आपको पता चला होगा कि मंडोर किस तरह से राजधानी बनी। दहेज में देने के बाद इसकी शादी चांद कंवर से इसका विवाह हो जाता है और ये मंडोर को अपनी राजधानी बना देता है। अब इसके पास क्या हो गया? किला हो गया। ठीक है, तो अपनी स्थापना कर दी यहीं से। अभी जोधपुर का नाम नहीं आएगा, यहाँ से जोधपुर की राजधानी नहीं बताएंगे अपन। जोधपुर राव जोधा के समय आएगा और जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई थी। जो किसने करी थी? राव जोधा ने। अभी तक मंडोर है सबसे प्राचीनतम, अगर राजधानी पूछे तो मंडोर आता है। राठौर वंश की सबसे प्राचीनतम राजधानी कौन है? प्राचीनतम राजधानी कौन सी है? मंडोर है। प्राचीनतम राजधानी कौन सी है राठौर वंश की? मंडोर। इसके बाद इसके दो पुत्र थे, राव चूड़ा के दो पुत्र थे। राव चूड़ा के दो पुत्र थे, दो पुत्र। पहला था रणबल, राव रणबल। दूसरा दोस्तों राव कान्हा। राव रणबल ज्येष्ठ पुत्र था, राव कान्हा छोटा पुत्र था। यानी कि रणबल बड़ा भाई था कान्हा से। ठीक है दोस्तों, लेकिन उत्तराधिकारी राव चूड़ा किसको बना देता है? कान्हा को बना देता है। राव चूड़ा की पत्नी थी राव किशोर कौरी। तो उसके प्रभाव में आके राव कान्हा को ये उत्तराधिकारी बना देता है। जबकि ज्येष्ठ पुत्र कौन रहता है? राव रणबल। और राव चूड़ा किसको उत्तराधिकारी बना देता है? कान्हा उत्तराधिकारी। किसको बना देता है? राव कान्हा को। इनकी एक बहन थी, यानी कि इसकी पुत्री राव चूड़ा की पुत्री थी हंसाबाई। मेवाड़ में पढ़ा होगा आपने, हंसाबाई वही है जो रणबल इसका भाई था। रणबल ने हंसाबाई का विवाह किससे करवा देता है? राव लाखा से या राणा लाखा से, जो कि किसके लिए आता है? राणा चूड़ा के लिए आता है। लेकिन कहीं एक स्थिति ऐसी बन जाती है, वो कहानी आपको मेवाड़ में बताई होगी या मेवाड़ में पढ़ेंगे, जब भी अपन मेवाड़ पढ़ेंगे आगे,
तो हंसाबाई का विवाह किससे हो जाता है? राणा लाखा से। यानी कि हंसाबाई का विवाह हो जाता है राणा लाखा से, राणा लाखा से। और आपको पता होगा इन दोनों के विवाह होने के बाद इनके एक पुत्र होता है मोकल। इस शर्त पे ये विवाह करवाता है रणमल हंसाबाई का कि जो आपसे उत्पन्न पुत्र होगा वही कहाँ का, मेवाड़ का राजा बनेगा। तो पुत्र होता है मोकल, और राजा कौन बनता है? मोकल। यानी